नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन का विषय है उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 5 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर 3 देखा था, तो यदि आपने नहीं देखा है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर और फेसबुक वगैरह पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको सभी जगह लिंक मिल जाएगी। यदि ना मिले तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले उस प्रश्न की बात करते हैं जो पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था। और पूछा क्या था? रानीगंज कोयला, रानीगंज कोयला खान जो है वो कहाँ है? रानीगंज कोयला खान, ये मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में। बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे? किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में आपका है। तो जिसने इसने पश्चिम बंगाल आंसर दिया था उसका बिल्कुल जो है वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। महाद्वीप हमने सबसे लास्ट में देखे थे, तो महाद्वीप के अंतर्गत ही आपका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो ये आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो आप क्या कहेंगे? एशिया महाद्वीप है। इसमें आप कहेंगे तो पूरी पृथ्वी का कुल सतह का क्षेत्र जो है उसका 8.8% हिस्सा जो है वो है। और समुद्र से जो जुड़ा हुआ भाग है वो लगभग 62,800 किलोमीटर जो है वो है। फिर ये पूछा जाता है कि इसमें क्या किसके किससे घिरा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? ये पूर्व में जो है वो प्रशांत महासागर। एक दो लाइन आपको ऐसी पता होनी चाहिए कि अगर इसके बारे में लिखने को आ गया तो अब ये सारी चीजें लिख सकें। पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण जो है इसमें हिंद महासागर, उत्तर में जो है वो आर्कटिक महासागर, इससे जो है वो घिरा हुआ है। मैं महासागर यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ा चुका हूँ। महासागर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसे आप और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं यदि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आप क्या कह सकते हैं कि संसार का लगभग 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में ही जो है वो स्थित है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो महाद्वीप है इसमें लगभग 49 जो है वो देश हैं। और सबसे छोटे देश मालदीव और सिंगापुर, और सबसे बड़ा देश जो है आपका रूस यानी कि रसिया है। ये कुछ छोटी मोटी पॉइंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। एशिया महाद्वीप की जो फसलें हैं मुख्य, उनके संदर्भ में प्रश्न पूछा है तो यहाँ की जो अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, उसके कारण यहाँ पर महाद्वीप जो है कृषि की दृष्टि से देखें तो आप कह सकते हैं काफी धनी है। कौन कौन सी फसलें? गेहूं हो गया, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, दालें हैं। जो आप आसपास देखते हैं इंडिया में भी जो है वही एशिया, क्योंकि इंडिया भी आपका एशिया में आता है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पर जो बहुतायत मात्रा में आती हैं उन्हीं का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कपास, जूट, रबर, गन्ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार और भी महाद्वीप, नाम तो मैंने पहले ही बता दिए थे, तो नाम से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। अगर बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की, तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से जो है वो अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसी को हम काला या अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अंध महाद्वीप के नाम से, इंग्लिश में हम इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी जो है वो कहते हैं। फिर यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है? जो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल है कौन सा है? सहारा मरुस्थल, वो आपका इसी महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो यहीं पर है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता के तौर पर आप कह सकते हैं जिसमें कर्क, मकर,
और भूमध्य तीनों ही रेखाएं जो है वो काटती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं जो है वो काटती हैं। इसी प्रकार अगर बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो इसकी खोज किसने की थी? उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने जो है वो की थी। 1592 में कोलंबस ने की थी, इसलिए इसे दुनिया न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जो है वो जानती है। और इसी प्रकार अगर बात करें दक्षिण अमेरिका के बारे में, तो दक्षिण अमेरिका ये चौथा बड़ा महाद्वीप है और इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसका विस्तार जो है मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो है, जिसमें 13 देश जो है वो स्थित हैं। फिर अगर बात करें यूरोप के बारे में, तो आप क्या कहेंगे कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। ये इसकी खास विशेषता है, एक भी मरुस्थल इसमें नहीं है। और सबसे छोटा देश जो है पूरे विश्व का, जिसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी, ये इसी महाद्वीप में है, वेटिकन सिटी। इसी प्रकार आपका अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक, दो नाम थे, जेम्स कुक और एबल तस्मान, इन्होंने जो है वो की थी। देखिए चीज़ें और भी बहुत कुछ है महाद्वीप में, पर मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए थोड़े थोड़े पॉइंट ही केवल आपको बता रहा हूँ। बाकी आप डिटेल में उस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने अलग से पढ़ा रखा है। इसी प्रकार आपका अंटार्कटिका भी आता है, तो अंटार्कटिका के संबंध में आप क्या कहेंगे कि जो अनुसंधान केंद्र है, जैसे कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, वो सब यहीं पर जो है वो स्थित हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। प्रीवियस अगर जो ईयर हैं उन पर नज़र डालें तो यहाँ से प्रश्न कैसे आया है? यहाँ से एक प्रश्न आया है 2016 में। प्रश्न ये आया था 2016 में, इसको रब कर देते हैं कि अंटार्कटिका जो है उसकी खोज में गए जो भारतीय दल थे उसमें कुल कितने सदस्य थे? ये आपका प्रश्न 2016 में जो है वो आया था। तो कितने कुल सदस्य थे? आप कहेंगे कुल 21 सदस्य जो है वो थे। प्रश्न में एक बार रिपीट कर देता हूँ, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं वनों से संबंधित। वनों के बारे में आप स्वयं से लिख सकते हैं, पर वनों के प्रकार आपको याद होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है, यहाँ पर मैं पॉइंट डाल देता हूँ, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र, जिसे हम सदाबहार वन कहते हैं। तो दूसरा आपका होगा उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। तीसरा आपका होगा शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। चौथा आपका होगा शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन। और पांचवा आपका लास्ट होगा शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। तो ये आपके वनों के प्रकार जो है वो हो जाएंगे। बाकी उपयोग के संदर्भ में आप लिख सकते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है, रोजगार के संदर्भ में मुलायम और कठोर लकड़ी, और भी बहुत से हैं, या जैसे कि नाव वगैरह बनाई जाती है, खेल का सामान बनाया जाता है, माचिस दिया सलाई है, फर्नीचर है, कागज लुगदी, बहुत सी चीज़ों में आप यूज़ इसका लिख सकते हैं। तब करते हैं इसको। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आपको मैं आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट का फास्ट रिवीजन इसी प्रकार कराता रहूँ। साइंस का भी मैं इसी प्रकार 3 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करा चुका हूँ। नहीं देखा हो आपने तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख अवश्य लीजिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। फिर बात करते हैं खनिज पदार्थ के संदर्भ में। तो खनिज पदार्थ में सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहते किसे हैं? तो आप क्या कहेंगे खनिज पदार्थ के संदर्भ में? एक लाइन में खाली डेफिनेशन याद रखिए कि पदार्थ के गर्भ यानी कि जो आंतरिक भाग है उससे निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में मिनरल्स जो है वो कहते हैं। और जो
कम गहराई पर जो खानें होती हैं उन्हें हम खुली खदान के नाम से जानते हैं, और जो अधिक गहराई पर खोदी जाने वाली खानें होती हैं उनको हम कूप मैदान के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, एक हो जाएगी खुली और एक हो जाएगी कूप, दोनों ही आपकी खदान है। कूप को हम इंग्लिश में सैफ्ट कहते हैं, SHAFT, और जो खुली है इसको हम ओपन पिट के नाम से जानते हैं, ओपन पिट, PIT। इंग्लिश में भी नाम आपको बताना हो पर हिंदी में अवश्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं। ये क्या है, आपके खनिज पदार्थ के संदर्भ में हो जाएगा। फिर आपका प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न आया था, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। कब आया था, 2018 में आया था। तो आप क्या कहेंगे, पेट्रोलियम जलज जो चट्टान है उनमें पाया जाता है, जो कि वनों और जो सामुद्रिक जीव जंतु उनके दब जाने से बन जाता है, और लंबे समय बाद परिवर्तन होता है इसमें। आप एक लंबा समय जो है वो देखते हैं तो उस हिसाब से आप पेट्रोलियम लिख सकते हैं। फिर 2016 में एक प्रश्न यहाँ से आया था, वो था संचार से संबंधित, कि संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताइए। अब संचार के साधन आप सभी जानते हैं, डाक संचार व्यवस्था है, या पार्सल हैं, किताबें हैं, अखबार हैं, टेलीफोन है, बहुत से माध्यम हैं। उन सभी को आप देखते हैं आसपास, उनके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो 2016 में आपका आया था। इसी में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी लिख सकते हैं, जो वीडियो कॉलिंग वगैरह होती है उसके अंतर्गत भी इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। बस आपको अपने आधार पर लिखना आना चाहिए। फिर यहाँ से ही एक प्रश्न आया था, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया था इससे पहले, और वो क्षेत्र था 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसके बीच। ये मैंने पहले भी बताया था, अब शायद मैंने MCQ में बताया था या वन लाइनर में, वो इतना नहीं याद है मुझे, पर मैंने बताया था। वो आया था आपका 2018 में क्वेश्चन। तो सभी टाइप के इस चैप्टर से हमारे प्रश्न समाप्त हुए हैं। वन लाइनर तो मैंने वन लाइनर में ऑलरेडी करा दिए थे, परंतु जो चैप्टर था उसमें अधिकतर आप प्रश्न देखेंगे तो आपको वन लाइनर ही वाले देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप क्या कहेंगे कि जो संचार साधन है उनके दो कोई नाम बताइए, 2018 में क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार आपका धात्विक पदार्थ दे रखे थे, उनको छांटना था, लोहा, तांबा, सोना, इन सभी टाइप के। और यहाँ से एक प्रश्न कागज के संदर्भ में भी आ सकता है, कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो आप क्या कहेंगे, कागज का आविष्कार चीन में जो है वो हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, चीन में जो है वो हुआ था। फिर यहीं से एक प्रश्न आपका पूछा गया था सुनामी के संदर्भ में, कि सुनामी से आपका क्या अभिप्राय है। तो सुनामी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये प्रश्न आया था 2017 का द्वितीय बार का पेपर था उसमें। तो सुनामी में आप क्या कहेंगे, सुनामी लहरें जो हैं वो जो समुद्री तट होते हैं उन पर भीषण तरीकों से हमला करती हैं, और जान माल को भी बुरा तरीके से कह सकते हैं, पूरी तरीके से नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, और जिस तरीके से वैज्ञानिक भूकंप के बारे में आप कह सकते हैं एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकता, सेम चीज़ सुनामी में भी है। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पर एग्जैक्ट जो है आप नहीं कह सकते हैं। भूकंप में मेन रोल किसका है, समुद्री जो तट है उन पर भीषण जो लहरें आती हैं उनका रोल। सुनामी से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, या किस भाषा से संबंधित है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो समुद्री तूफान होता है, समुद्री तूफान, इसको ही आप जापानी भाषा में, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जापानी भाषा जो है इसमें सुनामी जो है वो बोलते हैं। ये चीज़ भाषा के संदर्भ में आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, और वो चैप्टर है आपका आवश्यकता या मानव की आवश्यकता और प्राकृतिक संपदा के उपयोग से संबंधित। तो आवश्यकता जो है ये यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं। आवश्यकता से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आवश्यकता का अर्थ क्या है। तो आप क्या कहेंगे, आवश्यकता का अभिप्राय
उस इच्छा से है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन होते हैं, उनका त्याग करने के लिए वो तैयार होता है। आवश्यकता के लिए कुछ शर्तें भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा तो होनी चाहिए, सबसे पहली तो जरूरी यही होती है कि इच्छा होनी चाहिए। फिर उसको पूरा करने के लिए साधन होने चाहिए, फिर व्यय करने के लिए तत्परता होनी चाहिए। इस प्रकार से तो इसे आप परिभाषित कर सकते हैं। फिर आवश्यकता की विशेषताएं क्या क्या हैं वो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कह सकते हैं कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं। कभी कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता है। जहाँ किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हो चाहता है 1000 आ जाए, 1000 है तो सोचता है 10,000 आ जाए। तो आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत तक होती हैं। फिर आप इसमें विशेषता लिख सकते हैं कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है, यानी कि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं तो एक साथ पूरी नहीं होती हैं। वे एक समय विशेष में केवल एक ही आवश्यकता को पूरी कर सकता है जिसको लगता है, या उसको जो लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो उसको आप कह सकते हैं ये आवश्यकता जो विशेष है उसकी संतुष्टि की जा सकती है। फिर आप क्या कह सकते हैं, इसमें आवश्यकताएं जो है वो परस्पर पूरक होती हैं। कुछ ऐसी भी तो आवश्यकताएं होती हैं जो उनकी पूर्ति तभी हो सकती है जब उनके साथ अन्य आवश्यकता की भी पूरी जो है वो किया जाए। फिर आप क्या कहेंगे, आवश्यकताएं जो है वो प्रतियोगी भी होती हैं। आवश्यकताएं सीमित होती हैं परंतु उनके साधन भी तो सीमित होते हैं। जिन आवश्यकताओं की तीव्रता ज़्यादा होती है मनुष्य भी उन्हें पहले पूरा जो है वो कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट तो बहुत टाइप टाइप के आप लिख सकते हैं, मेन आप कितने बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और हेडिंग कितनी अच्छी बना सकते हैं वो डिपेंड करता है। और आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान आवश्यकताएं भी भविष्य की अपेक्षा अधिक प्रबल होती हैं। और आप लिख सकते हैं आवश्यकताओं का आदत बनना। और आप लिख सकते हैं आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। फिर लिख सकते हैं कि कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। वैकल्पिक का मतलब क्या है, कि कुछ आवश्यकताएं जो है उनकी संतुष्टि कई प्रकार से की जा सकती है। जैसे भूख की पूर्ति फल खाकर, दूध भी उसकी जगह पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, ब्रेड भी। तो क्या है, वैकल्पिक है, जरूरी नहीं कि उसके लिए पर्टिकुलर वही चीज़ आपको चाहिए। फिर आप क्या कह सकते हैं, आवश्यकताएं आपकी परिवर्तनीय हैं। आवश्यकताएं समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल भी तो जाती हैं। जैसे कि अभी तो आपको 10 रुपये ही बहुत लग रहे हैं, फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको 100 रुपये की वैल्यू कुछ पता लगेगी ही नहीं। तो क्या है, आपकी आवश्यकता बदली समय के साथ। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। फिर इसी चैप्टर में हमारा टॉपिक है वनों के संबंध में, कि भारत में कौन कौन से वन जो है वो पाए जाते हैं। तो हेडिंग वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहला आप क्या कहेंगे, सदाबहार वन। तो सदाबहार वन की अगर बात करें तो ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर प्लस, यानी कि इससे अधिक होती है। और अधिक वर्षा के कारण ये वन क्या होते हैं, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनकी सदाबहार वन कहते हैं। रीजन है इनका नाम का। इन वनों के विस्तार की बात करें तो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें इन वनों में उदाहरण कौन कौन से आते हैं, तो वो आपको रटे होने चाहिए। वो आपसे प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं, आगे कंपटीशन लेवल की तैयारी आप करेंगे वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से, जैसे कि बांस हो गया, ताड़ हो गया, चंदन हो गया, या बेंत हो गया, या नारियल हो गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, महोगनी हो गया। ये सभी एग्जाम्पल हो गए। दूसरा आपका वन के प्रकार में आएगा मानसूनी वन। अब इसको समझ लीजिए। मानसूनी वन की बात करें तो ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर जो है इसके मध्य तक होती है। और ये जो वन है इनका शीत ऋतु में पतझड़ होता है, परंतु बसंत ऋतु आते आते जो वृक्ष हैं उसमें फिर से नई कोपले और पत्तियां आ जाती हैं। ये वन आप कह सकते हैं भारत के सबसे मूल्यवान वन के रूप में भी जाने जाते हैं। एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा, जैसे कि आपका शीशम, आप जानते हैं शीशम की लकड़ी कितनी महंगी आती है। इसी प्रकार
आम हो गया, इसी प्रकार चंदन हो गया, इसी प्रकार साल हो गया, इसी प्रकार सागौन हो गया। इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए ज़्यादा चीज़ें ही नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर विस्तार की बात करें तो भारत के दक्षिण पठार के उत्तर पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, और पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है उसमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और उप हिमालय प्रदेश में ये पाए जाते हैं। उतना डिटेल में आप भले ना याद रख पाएँ, पर इतना तो जितना मैं आज लिख रहा हूँ उतना तो आप याद ही रख सकते हैं। तीसरा देखते हैं आपका शुष्क वन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। जो वन हम देख रहे हैं लास्ट तक जितने भी वन हैं सब देख लेंगे, और लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें पूरा बाकी बचा हम कवर कर देंगे। तो शुष्क वन की बात करें तो ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो है, इसको रब कर देते हैं, 1000 हो गया, 100 सेंटीमीटर तक होती है। इन वनों में कांटेदार वृक्ष आते हैं, ये इनकी विशेषता है। जैसे कि आपका बबूल हो गया, और आपका खजूर हो गया, और आपका नीम हो गया, आंवला हो गया। इस टाइप के आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ये वन कहाँ मुख्यतः देखने को मिलते हैं? तो आपके यूपी यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पठार का जो शुष्क भाग है उनमें, तो ऐसे ऐसे ये सभी क्षेत्र जो है वो हो जाएंगे। फिर आपका चौथा आएगा मरुस्थलीय, या जिसे हम अर्ध मरुस्थलीय वनों के नाम से भी जानते हैं। उसके संदर्भ में मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय वन, ये जो हैं जिन भागों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, 50 सेंटीमीटर माइनस मतलब इससे कम होती है, और यहाँ पर आप कहेंगे केवल छोटी छोटी घास या कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं वही उग पाती हैं, और यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? तो इसमें भी आपका बबूल ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, करील आप यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, करील, या कह सकते हैं छोटी घास, ये एक्चुअल अधिकतर देखने को मिलती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट की, जो है आपके डेल्टाई वन। डेल्टाई वन की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे कि ये वन जो होते हैं वो नदियों के डेल्टा जो प्रदेश होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और भारत में अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, ये जो नदियां हैं, या इसके अलावा और भी नदियां हैं, इनके जो डेल्टा प्रदेश हैं उसमें समुद्र का पानी ज्वार के समय भर जाता है, जिससे क्या होता है इस भाग में सदैव दलदल बना रहता है। डेल्टाई वन की अगर बात की जाए तो इसमें, और इन दलदली डेल्टाई प्रदेशों में जो घने वन उग जाते हैं, जिसमें नारियल हो गया आपका, ताड़ का वृक्ष आपने अवश्य सुना होगा, सुंदरी आपका, के नाम पर ही सुंदरवन का डेल्टा का नाम रखा गया है, मैग्रोव वन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे जो आपके इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इन वनों की लकड़ी जो होती है वो मुख्यतः जलाने में, चमड़ा रंगने में, नाव बनाने में, ऐसे जो है वो यूज होती है। तो यूजेस इसके हैं तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारी लास्ट, अगला और लास्ट आपका वन, जो कि है आपका पर्वतीय वन। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा। इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं, अच्छा वनों का महत्व भी है तो उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद का जो यानी वन टॉपिक हम समाप्त कर लेंगे, उसके बाद का जो भी चैप्टर वगैरह है वो हम इसके बाद देखेंगे। एक्चुअल में लास्ट के जो आपके चैप्टर हैं उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति वगैरह हम बता ही चुके हैं, खनिज संपदा वगैरह स्टार्टिंग में ही मैंने खनिज बता दिया आपको, तो कोर्स में वही सारी चीज़ें हैं, पर हम वन लाइनर के तौर पर देख रहे हैं तो लास्ट में हम सारी चीज़ें देख लेंगे। तो देखते हैं पर्वतीय वन, इनकी बात करें तो ये वन जो है वो भारत में
जो हिमालय है उसके पर्वतीय ढालों पर पाया जाता है। हिमालय शॉर्ट में लिख देते हैं हिमालय, बाकी आगे इसके पर्वतीय ढालों पर पाया जाता है। हिमालय के जो निचले ढाल होते हैं उस पर लगभग 1500 मीटर ऊंचाई तक मानसूनी वन ही आपको देखने को मिलते हैं, पर 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं, जिनके जो मुख्य वृक्ष हैं वो चीड़ और देवदार हैं। और यहाँ 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोड़धारी सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई प्लस करके लिख दिया मैंने, इसमें कोड़धारी सदाबहारी वन, इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे। अब अगर बात की जाए वनों के महत्व की, तो आप क्या कह सकते हैं, जो वृक्ष होते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो पर्यावरण अच्छा स्वस्थ हो रहा है, सही हो रहा है, इस टाइप से लिख सकते हैं। एक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, उसके द्वारा जो वन वायुमंडल है उसमें जलवायु की वृद्धि करते हैं। और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जल की जो जल है उसको भूमि में रिसने में सहायक होते हैं, इस तरह जल का जो लेवल होता है वो बना रहता है। और आप क्या लिख सकते हैं, वनों से जड़ी बूटियाँ, इसी प्रकार शहद, जो शहद का छत्ता लगता तो वनों पर ही है, गोंद है, रबर है, चंदन है, इस टाइप के बहुत से आप फायदे इसमें लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं, मृदा अपरदन को रोकने का कार्य भी वृक्ष करते हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम 2018 में वनों पर ही बेस्ड जो प्रश्न पूछा गया था उसकी, पर उस प्रश्न को बात करने से पहले आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँ, और इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका सारा रिवाइज करा रहा हूँ, तो वैसे भी एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखते हैं हमारा वो प्रश्न जो कि आपका आया था 2018 में। प्रश्न आया था कि वन जो है इनसे प्राप्त होने वाले दो अप्रत्यक्ष लाभ जो है वो बताइए। देखिए आप पढ़ के तो सब कुछ गए हैं, अब प्रश्न में पूछ लिया गया अप्रत्यक्ष लाभ। अब आप क्या लिखेंगे, पहला लाभ आप लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष, जो वन है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है उसको बढ़ने नहीं देते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर आप दूसरा लिख सकते हैं कि वन बादलों को भी अपनी ओर आकर्षित करके जल वृद्धि रोकने में सहायक होते हैं। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट जो है वो प्रॉफिट आपको लिखने थे, तो उसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं। तो सारी चीजें हमारी समाप्त हुई। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, आपने सुना अवश्य होगा, प्रीवियस ईयर में भी आपका एक बार आ चुका है इस पर बेस्ड प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया, ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है। ऑप्शन भी चलिए मैं दे देता हूँ। ए ऑप्शन है आपका 1774 ईस्वी, बी ऑप्शन है आपका 1773 ईस्वी, सी ऑप्शन है आपका 1784 ईस्वी, डी ऑप्शन है आपका सन 1813 ईस्वी, और एक ऑप्शन और नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन है, बताना है आपका ऑप्शन एबीसीडी या डायरेक्ट सन टाइप करके बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। सब लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका अगला, और जो लास्ट पार्ट होगा वो, और उसी के साथ हमारे सभी पार्ट भी समाप्त हो जाएंगे, कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।